आजकल हम मशीनों के साथ रहते हैं और मशीन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं, साथ में हमारी दोस्तों की तरह हैं। अगर मशीनें ना हो तो शायद हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए कह सकते हैं कि हम मशीनी युग में जी रहे हैं। अपने आसपास अगर हम देखते हैं, रसोई घर में मिक्सचर को देख लीजिए, कितने सारे मसाले चुटकी बजाते ही पीस लिए जाते हैं। पहले समय की बात करें, जब मिक्सचर नहीं होता था, सारे मसाले हाथों से पीसे जाते थे, कितना समय लगता था। वॉशिंग मशीन को देख लीजिए, कितने सारे ढेरों कपड़े एक बटन दबाने मात्र से धुल जाते हैं। आजकल तो मशीनें ऑटोमेटिक आने लगी है, आपको कपड़े सुखाने भी नहीं पड़ते और ढेर सारे कपड़े पल भर में धुल जाते हैं और साथ में सूख भी जाते हैं। अब किसी स्थान से दूसरे स्थान पर हमें जाना है, कितनी जल्दी हम पहुंच जाते हैं। यानी मशीनों ने हमारे जीवन को आसान कर दिया है और हमें खुशी भी होती है कि हम कितने अच्छे समय में जी रहे हैं। पहले जमाने में कितनी कम सुविधाएं होती थी, आजकल तो एक बटन दबाने भर से सारे काम हो जाते हैं। स्विच ऑन करो, कमरे में रोशनी आ जाती है, हवा भी ठंडी ठंडी आती है। पंखा, एसी, कूलर की सहायता से बड़ी आसानी से गर्मियों का समय कट जाता है और पता भी नहीं लगता। एक बटन दबाओ, मसाले पिस जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं। इन मशीनों ने हमारे जीवन को कितना आरामदायक बना दिया है। पर क्या मशीनों से हमें सिर्फ फायदे ही होते हैं? हमें लगता है सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर किसी का कोई ना कोई नुकसान होता है, हर किसी से कुछ ना कुछ फायदा होता है। मशीनों पर अधिक निर्भरता की वजह से हम शारीरिक श्रम करना भूल गए हैं, हम आलसी होते जा रहे हैं, सारे काम हम मशीनों से करवाते हैं और इस तरह से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम कहीं ना कहीं ऐसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं जो पहले शारीरिक मेहनत करने से कभी होती ही नहीं थी। एक और बात, मशीनीकरण से कई लोगों के रोजगार भी तो छिन गए हैं। पहले ज्यादातर काम हाथों से किए जाते थे, कितने सारे रोजगार लोगों को मिलते थे, लेकिन आजकल मशीन 100 लोगों का काम पल भर में कर देती है। अब 100 लोगों का काम मशीन पल भर में कर देगी तो उन 100 लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? आपने अपने आसपास देखा होगा, कितने सारे कारीगर हैं जो आजकल दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन सब से जो काम करवाया जाता था वो आजकल मशीनों से करवाया जाता है। हस्तशिल्पकार हाथ से मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, दिए बनाते थे, कपड़ों की बुनाई करते थे, लकड़ी का काम करते थे, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद जो सुंदर काम हाथ से किया जाता था उसका स्थान आजकल मशीनों ने ले लिया है। बाजार में लोग मशीन से बने हुए सामान खरीदते हैं जो सुंदर भी दिखाई देते हैं और साथ में सस्ते भी होते हैं। इसी कारण से हस्त कारीगरों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। मानसिक रूप से भी उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस कला की वजह से उनका मान सम्मान होता था, समाज में लोग आजकल उनकी कला को पूछते ही नहीं है, सारा सामान मशीनों से बना हुआ खरीदते हैं और इस तरह से उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा है। आज हम एक ऐसी ही कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इस कहानी को लिखा है कामता नाथ ने। इस पाठ में मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया है। मशीनों के बढ़ते प्रयोग को एक ओर जहां विकास का कारण माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे कितने सारे लोगों का रोजगार छिनता जा रहा है। यही इस पाठ का विषय है। पाठ में एक पंक्ति भी आती है, मशीनी युग ने कितने सारे लोगों के हाथ काट दिए हैं। हाथ काटना यानी उनसे उनके रोजगार छीन लिए हैं। लाख की चूड़ियां कहानी के नायक हैं बदलू काका। बदलू काका पहले एक खुशहाल जिंदगी जीते थे। गांव में उनकी बहुत आव भगत होती थी, उनका सम्मान होता था, सभी लोग उनकी कला को बहुत मानते थे। लेकिन समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया। आइए पाठ पढ़कर पता लगाते हैं बदलू काका के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं, इनकी वजह से बदलू काका के मन पर क्या क्या असर पड़ा होगा। आइए पढ़ते हैं हमारी कहानी लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यहाँ लेखक कामता नाथ हमें बता रहे हैं कि उनको अपने मामा के गांव जाना बड़ा अच्छा लगता था और वहाँ पर उनको बदलू काका बहुत पसंद थे। बदलू क्या करते थे? लाख से चूड़ियाँ बनाते थे। क्या आप जानते हैं लाख क्या होता है? लाख एक तरह के कीड़े से मिलता है।
जैसे रेशम का कीड़ा होता है, उससे हमें रेशम मिलता है, वैसे ही लाख का भी एक कीड़ा होता है। उसके मुंह से लार निकलती है और वो लार पेड़ों पर इकट्ठी हो जाती है, उसी से लाख बनाया जाता है। अगर आपने महाभारत की कहानी सुनी है तो उसमें आपने देखा होगा कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनाया था, एक ऐसा घर जो लाख से बना था। और लाख जो पदार्थ होता है उसको जैसे ही हम गर्म करते हैं तो वो पिघलने लगता है और जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पर जो बदलू है वो भी लाख की सहायता से चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। और चूड़ियाँ तो आप सभी ने देखी होंगी, कितनी रंग बिरंगी, कितनी सुंदर डिजाइन की होती है। आपने अपनी मम्मी के हाथों में, आस पड़ोस में औरतों के हाथों में इतनी सुंदर चूड़ियाँ जरूर देखी होंगी। और इन चूड़ियों को हाथों की सहायता से लाख को पिघला कर बनाया जाता है। बदलू यही काम करता था। और जब कामतानाथ छुट्टियों में अपने मामा के घर जाता था, बदलू के घर जाता था, तो बदलू उसको छोटी छोटी लाख की गोलियां बना कर देता था। यानी कि जो लाख होता था उससे वो छोटी छोटी खेलने के लिए गोलियां बना देता था। और कामतानाथ बच्चा था तो बच्चों को गोलियां बहुत पसंद आती है और बदलू बड़े चाव से यानी बड़े शौक से बड़ा खुश होकर ये गोलियां बनाकर कामतानाथ को देते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन क्या होता है? आंगन। ऊंचाई पर बना हुआ था बदलू का मकान और साथ में बड़ा सा आंगन था जहाँ पर बैठकर वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। चित्र में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो लेखक है वो अपने मामा के गांव जाता था। वहाँ पर सभी उसके मामा या नाना लगते होंगे, लेकिन वे बदलू को मामा ने बुलाकर क्या बुलाता था? काका, क्योंकि बाकी बच्चे भी उसको बदलू काका कहते थे। और आप सभी जानते हैं जब हम छोटे होते हैं तो दूसरे बच्चे जो भी बोलते हैं हम उनकी देखा देखी वैसा ही बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर कामतानाथ जो हमारे लेखक हैं वो बदलू को बदलू मामा ना बुलाकर बदलू काका बुलाते थे, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसको बदलू काका कहते थे। मकान के सामने बड़ा सा सहन था यानी आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। अब यहाँ पर बदलू कैसे चूड़ी बनाता है? उसके पास एक भट्टी होती है। भट्टी में वह लाख को गर्म करता है, पिघलाता है और पिघलाने के बाद उसकी लंबी लंबी सलाखें बनाता है और फिर उनकी चूड़ियाँ बनाता है। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरिया रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। मुंगेरिया क्या होता है? गोल लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, जिसकी सहायता से लाख को अच्छे से आकार दिया जाता है। तो मुंगेरिया कहते हैं बेलन के आकार की होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब हमें देखने में चूड़ियां बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन उनको बनाने में कितनी मेहनत होती है और हाथों से जब उनको बनाया जाता है तो बहुत समय लगता है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। मछिया क्या होती है? खाट होती है जिस पर गांव के लोग बैठते हैं। गांव में ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है, आपने भी जरूर देखी होगी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। आप चित्र में देख सकते हैं बदलू मछिया पर बैठा हुआ है, साथ में उसका हुक्का है और किस तरह से वो चूड़ियां बना रहा है। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू क्या होती है? नई दुल्हन। क्योंकि जब वो चूड़ियां पूरी बना लेता था तो वो देखता था कि देखने में कितनी सुंदर लगेगी, जब कोई स्त्री इनको पहनेगी तो कैसी लगेंगी। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। मनिहार कौन होता है? जो चूड़ियां बनाने और बेचने का काम करता है। पैतृक क्या होता है? जो उनके पूर्वजों से मिलता है, यानी कि उसके दादा परदादा पिता भी यही काम करते थे। पेशा यानी कि अपनी जीविका कमाने के लिए जो काम हम करते हैं उसे पेशा कहते हैं। तो बदलू का पेशा क्या था? मनिहार था, चूड़ियां बनाना और चूड़ियों को बेचना।
उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत यानी कि मांग। लोगों को उसकी बनाई हुई चूड़ियां पसंद आती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है? किसी वस्तु के बदले में कोई वस्तु लेना। आजकल तो हम पैसे देकर दुकान से सामान खरीदते हैं, लेकिन बहुत साल पहले की बात करें तो लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे। वो क्या करते थे, उनके पास जो सामान होता था वो दे देते थे और जो सामान लेना चाहते थे वो ले लेते थे। इस प्रकार वस्तुओं की अदला बदली को, वस्तुओं के लेन देन को ही वस्तु विनिमय कहते थे। पुराने जमाने में इसी तरीके से लोग काम चलाते थे। आजकल तो बहुत कुछ बदल गया है। हम दुकान पर जाते हैं, जो भी सामान लेना होता है तो हमारे घर में जो सामान होता है उसके बदले में दुकानदार हमें कुछ भी नहीं देगा, बल्कि हमें उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। लोगों के पास अनाज होता था और बदलू को वो अनाज देते थे और बदले में चूड़ियां ले लेते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। वैसे तो बदलू से मुफ्त में भी चूड़ियां ली जा सकती हैं, लेकिन शादी और विवाह के अवसर पर वह पूरी कसर निकाल लेता था, यानी कि पूरे पैसे लेता था, अपना नुकसान पूरा कर लेता था। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहा लगना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत कठिन होना, यानी उसको मनाना बहुत मुश्किल हो गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग से। जीवन भर मुफ्त में चूड़ियां दे सकने वाला बदलू विवाह के अवसर पर पूरी कसर निकाल लेता था, बिल्कुल भी नहीं मानता था और पूरा अपना पैसे, कपड़े, अनाज लेकर ही मानता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। यानी कि बदलू को किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां पसंद नहीं आती थी। और क्यों नहीं आती थी, आइए आगे जानते हैं। कुढ़ना यानी खिजना, चिढ़ना। वो पूरी तरह से कांच की चूड़ियों को देखकर खिंच जाता था, कुढ़ जाता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं न। यानी कि शहर में और गांव के जीवन में कितना अंतर था। धीरे धीरे ये अंतर कम होता जा रहा है। पहले जमाने में गाँवों में औरतें अपने पति के साथ नहीं घूम सकती थी, लेकिन शहर में ये सब होता था। इसीलिए बदलू को अजीब भी लगता था। वो कहता है, औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और उनकी कलाइयाँ नाजुक भी होती हैं। नाजुक यानी कोमल होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज न आ जाए। यानी कि जो शहर की औरतें होती हैं वो इतना घर का काम नहीं करती हैं, जिस कारण से उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। गांव की औरतों को खेतों का काम करना होता है, पशुओं का काम करना होता है, तो उनके हाथ मजबूत होते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर करना यानी कि देखभाल करना, आओ भगत करना। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। किसकी गोलियां बना देता? लाख की। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापिस आ जाता। बहुधा यानी अक्सर। अक्सर कामतानाथ हैं, वो अपने मामा के यहाँ चले जाते थे और जब उसके स्कूल खुलते थे तो वो वापिस आ जाते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अवधि यानी समय। बहुत लंबे समय तक अपने पापा की बदली होने के कारण वो गांव नहीं जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी।
अब बचपन में जो चीज़ें हमें पसंद आती है ज़रूरी नहीं बड़े होने पर भी वो हमें अच्छी लगे। अब जो बड़ा हो गया है 8-10 साल के बाद अपने मामा के गांव गया है तो उसको लाख की गोलियां अब अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बचपन की पसंद नापसंद और बड़े होने पर हमारी पसंद नापसंद में बहुत अंतर आ जाता है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, विरले यानी बहुत कम। लेखक ने देखा इतने सालों के बाद जब वह गांव आया है तो ज्यादातर औरतों के हाथों में कांच की चूड़ियां दिखाई दे रही है, लेकिन बचपन में तो ऐसा नहीं होता था। ज्यादातर औरतें लाख की चूड़ियां पहनती थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। सहसा यानी अचानक से, यानी बड़े होने पर कामता नाथ बदलू को भूल गया है, लेकिन अचानक से उसको याद आता है। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। यानी कि लेखक पूरी तरह से बदलू को लगभग भूल ही गए थे, लेकिन जैसे ही उनके मामा की बेटी की कलाई में कांच की चूड़ियां टूटकर लग जाती हैं तो इस घटना से उसको बदलू की याद आती है। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना यानी देखना। अब लेखक भी बचपन से बड़ा हो गया है, काफी सालों के बाद मिल रहा है, तो बदलू ने उसे पहचाना नहीं। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। अपना परिचय दिया। लेखक ने अपने बारे में बताया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल यानी कि अपनी यादों में, अपने मन में याद कर रहा हो कि हाँ कहीं ना कहीं मैंने इसको देखा है। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है। नहीं ये लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। अब बदलू लेखक को बताता है कि कई सालों से उसका काम बंद हो गया है, क्योंकि सभी कांच की चूड़ियां पहनते हैं, देखने में भी सुंदर होती है और सस्ती भी होती है। आजकल मशीन का युग है, सारा काम मशीनों से करवाया जाता है, इसीलिए लोगों के पास काम ही नहीं बचा और बदलू का काम भी इन कांच की चूड़ियों ने छीन लिया था। लेकिन लेखक कहता है कांच बड़ा ही खतरनाक भी होता है, जल्दी से टूट भी जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी बदलू अब बूढ़ा हो गया था। उसको लगता है दमा की बीमारी हो गई है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। अब बदलू को लगता है कि लेखक को लगता है खांसने की वजह से उसको दमा है, लेकिन वो कहता है ये दमा की बीमारी नहीं है, बल्कि फसली खांसी है। जब फसल की कटाई होती है तो धूल मिट्टी उड़ती है, तो इस कारण से खांसी हो गई है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा क्या होता है? पीड़ा, दुख। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि मशीनीकरण होने के साथ साथ कितने लोगों के रोजगार छिन गए हैं, जैसे कि बदलू का रोजगार भी इस मशीनी युग ने छीन लिया है। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा। पश्चात यानी बाद में। अब दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। बदलू काफ़ी पीड़ा में है, दुख में है। अब बीच में शांति हो गई थी तो लेखक ने बातचीत का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर यानी खुश होकर।
और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, मुखातिब होना यानी कि जिससे हम बातचीत करते हैं उसकी तरफ मुख करके, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। डलिया क्या होती है? एक टोकरी आप कह सकते हैं, जिसको बांस की सहायता से बनाया जाता है। रज्जो बांस की टोकरी में ढेर सारे आम ले आती है। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगने आम एक बखत में खा जाता था। बखत यानी एक बार में, एक समय में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि क्या होती है? अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम उसमें कुछ सामान रखते हैं, तो दोनों हाथों को जोड़कर बनाए गए पात्र जैसे आकार को हम अंजलि कहते हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर लेखक को दे दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठकना यानी रुक जाना। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। फबना यानी कि अच्छा लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। और इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बदलू का स्वाभिमान दिखाया गया है कि बदलू ने हार नहीं मानी, समझौता नहीं किया, बल्कि अपनी लाख की चूड़ियों को जितनी कीमत पर वो बेचना चाहता था उसने उसके साथ समझौता नहीं किया और जमींदार की बेटी के लिए जो जोड़ा बनाया था वो अपनी बेटी को पहना दिया। और साथ में ही बदलू की पीड़ा हम महसूस कर सकते हैं। उसका रोजगार छिन गया है, अब उसके पास कोई काम नहीं रहा है करने के लिए। उसके पास गाय होती थी, गाय को भी उसने बेच दिया है क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि गाय को खाना खिला सके, उसको चारा दे सके। और इस सब का जिम्मेदार कौन है? मशीनी युग। मशीनों के आने से कांच की चूड़ियाँ बनने लगी। कांच की चूड़ियाँ इतनी सुंदर लगती है, सस्ती होती है, साथ में जल्दी ही टूट भी जाती है, लेकिन लोगों को आकर्षित करती है। लाख की चूड़ियाँ हाथों से बनाई जाती है, बहुत दिनों में तैयार की जाती है, इतनी मेहनत के बावजूद थोड़ी सी महंगी होती है, इसीलिए लोगों ने उनको खरीदना बंद कर दिया। इस कहानी के माध्यम से लेखक हम तक यही बात पहुंचाना चाहता है कि मशीनीकरण के कारण जहां पर हमें फ़ायदा हुआ है वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। कितने सारे लोगों का रोजगार छिन गया है, जो कि एक सोचने वाली बात है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, साथ में कहानी समझ आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।